अब हम लोग मूव करेंगे एनर्जी की तरफ। आज अपनी क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं एनर्जी। छोटा सा पोर्शन है, एनर्जी में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। एक बार एनर्जी को थोड़ा समझ लिए, कवर कर लिए, फिर आ जाएंगे पावर पे। और जब वो एनर्जी और पावर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको शुरुआत कराऊंगा सर्कुलर मोशन का। एक पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हर पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी और टेंशन निकालना होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए एनर्जी को बहुत ध्यान समझिए। एनर्जी को फिजिक्स में कैसे डिफाइन किए हैं। एनर्जी को ना अगर बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं ना करेंसी की तरह। एनर्जी क्या है, डे बाय डे लाइफ में बोला जाए जैसे हमारा करेंसी है, मनी है, पैसा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। करेंसी मनी जो है, किसी भी चीज को करने के लिए, बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कैसे डिफाइन किए हैं, याद करो, 9th में डिफाइन किए ना, बोलो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जैसे आप मॉल में चले गए, आपकी कितनी कैपेसिटी है खरीदने की। आपको ड्रेस पसंद आ रहा है 5,000 का, पैसा ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड में लिमिट नहीं है, तो खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो मॉल के अंदर आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना परचेज करोगे, ये कौन डिफाइन करता है, आपका करेंसी, आपका मनी। क्या मेरी बात क्लियर है, लो मेरी बात क्लियर है ना। इसी तरीके से फिजिक्स में या साइंस में वर्क कितना होगा, इसको कौन डिफाइन करेगा, एनर्जी। तो डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं, ये सब तो आपको पहले से पता है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। चाहो तो लिख लो अपनी भाषा में, इट इज ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब अगली चीज समझना है हमें कि एनर्जी जो है जस्ट लाइक करेंसी है, मनी है। मनी बोल दो या करेंसी बोल दो। अब अभी रिसेंटली आप न्यूज सुने होंगे, पीएम थी ना बांग्लादेश की, शेख हसीना, ऐसा करके इंडिया आ गई। अब पीएम थी काफी, और मतलब 15-20 साल से पीएम थी। उनके फादर भी पीएम थे, समझ पा रहे हैं, लीगेसी बहुत बड़ा था। अब जब नोएडा गुड़गांव में उतरी तो वो तो जल्दी जल्दी में भागी वहां से, ऐसा हो के कारण। अब उसके पास ना डेली यूज का सामान ही नहीं था। अब डेली यूज का सामान लेके उतने बड़े लोग तो ही जाएंगे, चलो ब्रश लेकर चलते हैं, पेस्ट लेकर चलते हैं, है ना। अब यहाँ आई, उसके पास कुछ नहीं है, तो मॉल में गए खरीदने के लिए। अभी न्यूज में आया था, आप लोग उसको पढ़े होंगे। अब उसके पास करेंसी तो बहुत है, करेंसी तो बहुत है, पर मॉल में कुछ खरीद ही नहीं पा रही है। बताओ क्यों, क्योंकि उसके पास बांग्लादेशी करेंसी है, टका है, रुपीज नहीं है। बांग्लादेश में टका चलता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हर करेंसी हर जगह काम नहीं करेगा। दुनिया में 1000 तरह का करेंसी है ना जी। यूएसए में चल जाओ और बोलो भाई 5 रुपया, लोग भगा देगा। उसका डॉलर 80 रुपए का है, तुम्हारा 5 रुपया, उसका कोई काम का 1 सेंट भी नहीं है उसका 1 सेंट जो अपना 1 रुपया होता है, उसका सेंट होता है, वो भी अपने 10 रुपए के आसपास, 7 रुपए के आसपास। तो इसी तरीके से एनर्जी भी बहुत टाइप का, हर एनर्जी आपको वर्क करके दे ये भी जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां से एक बात पहले माइंड में बैठा लीजिए, जैसे दुनिया में बहुत टाइप का मनी है, इसी तरीके से एनर्जी भी कितने टाइप का है, बहुत टाइप का। हाँ, हर मनी को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है या नहीं। बांग्लादेश वाला पैसा देगा इंडियन फॉरेन करेंसी को, तो वो बदल के इंडियन रुपीज दे देगा। आपको आज डॉलर चाहिए, जाइए आप रुपीज दीजिए, जितना भी डॉलर की वैल्यू है आपको डॉलर दे देगा। देगा या नहीं देगा। पाउंड चाहिए, पाउंड भी दे देगा। यानी एक मनी का दूसरे मनी में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे बोलो ना, हाँ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एनर्जी में भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सोलर एनर्जी है, अब सोलर एनर्जी लेकर आ गए, बोले हाँ मेरे पास तो इतना एनर्जी है। सोलर एनर्जी कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा एनर्जी। लेकिन आप बोलो उससे कुछ भी करना है, कर कुछ नहीं सकते। अब बोलो ये गाड़ी चलाना है, सोलर एनर्जी, भाई जाओ धूप में गाड़ी रख दो, गाड़ी गर्म हो जाएगा पर चलेगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं। उसको बदलना पड़ेगा। अगर आपको व्हीकल चलाना है तो उसमें कुछ अलग बदलना पड़ेगा। आपको बिजली क्रिएट करना है तो सोलर एनर्जी को कुछ ना कुछ रूप से बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जिस तरीके से डायरेक्ट आप हर मनी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हर जगह, इसी तरीके से हर एनर्जी को हर जगह हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब जैसे जब आप इंडिया में, तो जब भी मनी या करेंसी की बात होगी तो बाय डिफॉल्ट कौन सी मनी की बात होगा, रुपीज की। आप अमेरिका में तो बाय डिफॉल्ट कौन सी रुपीज की बात होगा,
डॉलर की, मनी की बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर में जब हैं तो बाय डिफॉल्ट जिस एनर्जी की बात होगी उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी जब भी जो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो कौन सी एनर्जी का चर्चा करने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इतना खतरनाक एनर्जी है कि इंजीनियरिंग में जब जाएंगे तो ये एक ब्रांच बन जाता है। आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पुराना इंजीनियरिंग है। आपके बहुत सारे फ्रेंड ऐसा जानते होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। तो बस यही मैकेनिकल एनर्जी जो है ये अपने आप में बाद में इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम, एक ब्रांच बन गया। मेरी बात समझ पा रहे? तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, है ना। अच्छा, अब कई लोग बच्चे डिफिनेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हो, बोलो। यही पहला एनर्जी है जो आपके जीवन में आया 8, 9, 6 से यही एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं। बाकी एनर्जी का तो आपने सिर्फ नाम सुना थोड़ा थोड़ा। बेसिकली कौन सा एनर्जी हमेशा पढ़े हम लोग? मैकेनिकल ही पढ़े, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं कि ऐसी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का जो उसके मोशन के कारण या पोजीशन के कारण एग्जिबिट हो या शो करे या उसमें हो। बॉडी का वो एनर्जी जो उसमें क्यों हो? उसकी मोशन के कारण या उसकी पोजीशन के कारण। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई बॉडी की वो एनर्जी जो उसमें मोशन के कारण आया है या मोशन में इसलिए उसमें है, मोशन नहीं होता तो उसमें नहीं होता। या कोई ऐसी एनर्जी जो उसकी पोजीशन, अच्छा ये पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब वही है डिस्प्लेसमेंट वाला, चेंज इन पोजीशन। समझ पा रहे हैं? ओरिजिन छोड़कर कोई और पोजीशन पे चला गया यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। पोजीशन बोलो या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी समझ सकते हैं इस चीज को। तो ऐसी एनर्जी जो उसमें पोजीशन के चेंज करने से हुआ या डिस्प्लेसमेंट से हुआ या सिंपल भाषा हम बोलते हैं उसकी पोजीशन के कारण आया, उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। यहां तक बातें क्लियर है? अब देखो लोगों ने इसमें भी अलग अलग कर दिया। मोशन वाले एनर्जी का नाम क्या रखा, बोलो? काइनेटिक एनर्जी। मोशन वाले का नाम क्या रखा? काइनेटिक एनर्जी। है मैकेनिकल एनर्जी पर उसके अंदर भी हमने अलग से क्लासिफाई कर दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? है सब इंडियन रुपीज लेकिन उसके अंदर भी क्लासिफाई कर दिए ना, या ये 100 का है, ये 2000 का नोट है, ये 500 का है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सिक्का है, इस तरीके से। और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वाले को क्या नाम रखे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप का? 2। क्लियर है ना। वो मैकेनिकल एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी मोशन के कारण है उसका नाम क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को याद है, कितना? 12 mv²। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब यहीं से देख लो, मोशन नहीं तो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है उसकी पोजीशन के कारण। पोजीशन का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन। इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट तो लिखे, ठीक है, और पोजीशन में अगर आपको ज्यादा अच्छे से लिखना है तो इसको ऐसा लिखना चाहिए, चेंज इन पोजीशन। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं। इसको अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिखे तो ज्यादा अच्छा है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और ये वाला जो एनर्जी है चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वाला, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का फिक्स है 12 mv²। अच्छा 12 mv² में v क्या है? वेलोसिटी वेक्टर नहीं है। v क्या है? v है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। बहुत ध्यान समझिए, एनर्जी को आपसे पूछे कि स्केलर है या वेक्टर है तो आप क्या बताएंगे? स्केलर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। और जब स्केलर क्वांटिटी है, जब स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें सब कुछ क्या आएगा? स्केलर आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए यहां पर जो v है, ये v है मैग्नीट्यूड
ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी, दुनिया का हर एनर्जी एक स्केलर है, उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल दो, या आप समझते हैं इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पे अभी से कोई चर्चा नहीं होगा, और क्वेश्चन में कहीं पूछेगा हाफ mv² लगा देंगे आप किसी तरीके से। मान लो वो पूछना है उसको वेलोसिटी, पर उसका नाम बदलकर बोल देगा काइनेटिक एनर्जी। आप वेलोसिटी अगर आप निकाल लिए तो हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी हमें सीखने वाला नहीं है। सीखने जैसा किसमें है? सीखने जैसा किसमें है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप बहुत ध्यान से समझिए, कहने का तो एनर्जी टॉपिक है, पर कुल मिलाकर आपका एक छोटा सा टॉपिक है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये बातें क्लियर है ना? अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, यहां तक नोट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, फोर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको फोर्स थोड़ा समझाऊंगा। अब ये जो फोर्स है ये कौन है? आंसर है यही आप हैं, यही आप हैं। पैसा किसके पास होता है? आपके पास होता है। समझ पा रहे हैं? काम कौन करता है? आप करते हैं। वर्क कौन करता है? फोर्स। फिजिक्स में वर्क कौन करता है जी? फोर्स। समझ पा रहे हैं ना? ये फोर्स जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। देख रहे हैं पूरी फिजिक्स दो ही जगह घूमता है, फोर्स और एनर्जी में, और एनर्जी भी फोर्स पे ही डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं? ठीक। अब बहुत ध्यान समझिए। तो फोर्स को ऐसा समझिए, जस्ट लाइक यू, आप अपने की तरीके से, जस्ट लाइक यू, ये रह गए आप। ठीक है, ये हैं आप। अब आप जब काम करते हैं तो आप दो टाइप का काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक काम, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हूं एक काम क्या कर रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये काम है या नहीं है? है ना? फिजिक्स की भाषा में, जनरल भाषा में काम है ना? ये काम मैं करके क्या कर रहा हूं बताओ? मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? मनी के लिए, पैसे के लिए। सिंपल सी बात है। तो मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी, अपना फोर्स लगा रहा हूं, और उस फोर्स को मैं स्टोर कर रहा हूं किस चीज में? करेंसी में। मैं इस फोर्स को, अब ऐसे जैसे मुझे अभी मॉल जाना है और मान लो मुझे एक कपड़ा पसंद करना है, तो उसको थोड़े बोलूंगा भाई इधर आओ, मैं वर्क ऑफ एनर्जी समझा देता हूं, तो मुझे एक कपड़ा दे दे। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। पर मुझे नीड है उस कपड़े की, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने अपनी एनर्जी, मेरे पास क्या है? मेरे पास नॉलेज है, मैंने अपनी एनर्जी को एक मनी में कन्वर्ट किया। बात समझ पा रहे हैं? उसके लिए मैं आपको पढ़ाया, आपने फी पेड किया, वो मेरे पास आया। अब मैं उस पैसे लेकर जाकर अपना परचेज कर सकता हूं, अपनी डेली नीड की चीजें, फैमिली नीड की चीजें पूरा कर सकता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से ये जो है आदमी जो है ये वर्क करेगा, और वो वर्क स्टोर होगा। जैसे मेरा वर्क स्टोर हो रहा है, किसमें स्टोर हो रहा है? पैसे में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वो पैसा क्या है? एनर्जी है। क्या अभी तक बातें समझ पाए आप? पूरे कंसेप्ट को एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिजिक्स में आपको लगेगा हर जगह नया एनर्जी आ गया, नया फोर्स आ गया, कभी फोर्स वर्क बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, परेशान हो जाएंगे। एक बार हम डेली लाइफ से इसको कनेक्ट कर लीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर एक बात बताओ, क्या मेरा हर काम पैसा देगा? क्या मेरा हर काम, हर वर्क मनी में कन्वर्ट होगा? क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो मनी में कन्वर्ट हो रहा है, पर अब मैं घर गया, आराम से मोबाइल, व्हाट्सएप या यूट्यूब खोला, शॉर्ट पे शॉर्ट देखे जा रहा हूं, बताओ उससे कोई मनी मेरा जनरेट होगा? नहीं होगा। यानी सिर्फ काम करना गारंटी नहीं है कि पैसा देगा। इसी तरीके से फोर्स जो है ये वर्क तो करेगा, पर ये वर्क गारंटी नहीं है कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं? जैसे आपका काम, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना बोलो स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है स्टोर। आप अभी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे, इतना दिन जो आप पढ़ाई किए वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप पैसा कमाओगे। वो पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि आपने पढ़ा था। तो अभी जो आप वर्क कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है मनी के रूप में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक, अभी नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 6 साल बाद मिलेगा, पर मिलेगा तो। पर आप जब घर पे मोबाइल चलाते हैं वो स्टोर होगा क्या किसी चीज में? वो वेस्टेज हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो बहुत ध्यान समझिए, वर्क को पहले समझिए। वर्क दो टाइप का होता है, ये डेली लाइफ से भी समझो। वर्क कितने टाइप का होता है? दो। एक वर्क जो स्टोर हो जाता है, जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी क्लास के अंदर काम कर रहा हूं, ये मेरा स्टोर हो रहा है पैसे के फॉर्म में। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी आपका भी स्टोर हो रहा है नॉलेज के फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर दूसरा वर्क होता है जो वेस्टेज जाता है। जो क्या जाता है? वेस्टेज जाता है, जो स्टोर नहीं होता है। नोट स्टोर, कांट स्टोर, जो भी समझिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। कौन सा काम आप करना पसंद करेंगे? स्टोर वाला या बिना स्टोर वाला? आप कौन सा काम पसंद करना पड़ेंगे? क्वेश्चन फिजिक्स का 25 लगाना या इंस्टाग्राम चलाना? इंस्टाग्राम क्या स्टोर होगा आपका? हेलो, अरे बोलो तो। हाँ, इंस्टाग्राम स्टोर होगा, उससे डॉक्टर बनेंगे, फिर उससे पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं सुबह शाम तक इंस्टाग्राम चलाऊं तो क्या मेरे घर चल सकता है? मैं क्या कुछ सामान खरीद सकता हूं? मैं जी सकता हूं सोसाइटी में? नहीं। आप भी अगर जब बड़े हो जाएंगे, अभी मानो पेरेंट पे डिपेंडेंट है, जब आप पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप पे पूरा फैमिली डिपेंड होगा, तो फिर आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो मनी में यानी वैल्यू में क्या हो पाए? स्टोर हो पाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालांकि मूर्खों की कमी नहीं है, कोई भी कर सकता है ऐसा वैसा काम, पर हमें सिर्फ ऐसी काम करना चाहिए जो किसमें हो जाए? स्टोर हो जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फिजिक्स में भी वर्क दो टाइप का होता है। एक वर्क स्टोर हो जाता है और एक वर्क वेस्टेज हो जाता है। अब फिजिक्स में यहां तो एक ही आदमी की दो दो बातें हो रहे हैं। तो देखो, वेस्टेज करने वाला काम कौन कौन करता है उसका नाम बताते। ये मूर्ख आदमी कौन कौन से? ये मूर्ख का नाम जान लो। ये मूर्ख का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा मूर्ख है जो सारा काम वेस्टेज कर देता है, हीट के फॉर्म में बर्बाद कर देता है। जैसे कुछ बच्चे आप में से बहुत बुद्धिमान होते हैं, घर पे दिन रात इंस्टाग्राम रील ये वो चलाते, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हो जाते, प्रो लेवल का, नहीं तो वीडियो गेम का। बात समझ पा रहे हैं? वो सब मूर्ख कौन है? फ्रिक्शन। इनके साथ एक और मूर्ख है, इनका भाई, जिसका नाम है नॉर्मल। क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों बेसिकली एक ही है, हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। दोनों कौन है? कॉन्टैक्ट फोर्स। याद आ रहा है? दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन, नॉर्मल, ये सब जो फोर्स है ना, वो वर्क करेगा, बिंदास वर्क करेगा। आप उसकी पहले फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकाले ना जी, पूरा भी अभी निकाले, पर वो कभी स्टोर नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, वो आदमी के लिए बर्डन बन जाता है। हम जो चलते हैं गाड़ी में, फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो हमको कोई हेल्प करता है क्या? वो तो हमारे लिए बर्डन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो कोई काम का नहीं रहता है, पर कुछ वर्क है जो स्टोर होता है। ये वाला अच्छा वाला काम, जो अच्छे वाले बच्चे हैं, जो अभी इस बार डॉक्टर बनेंगे, कौन है बताइए? आप में से सभी नहीं बनेंगे आप लोग। देखिए, इसमें है ग्रेविटेशन। कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स। ये बहुत बहुत बच्चे ना डॉक्टर बनते हैं, इसमें बहुत सारा ग्रेविटेशन है, स्प्रिंग फोर्स है, अभी जो देखे थे KX स्प्रिंग फोर्स है। बाद में अभी 12 जब चालू करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी 11 की सिलेबस में ये दो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। 12 के सिलेबस में दो फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों एक ही फैमिली का। जैसे ये दोनों एक ही फैमिली का कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इस दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दुनिया में टोटल कितना टाइप का फोर्स हुआ था जी? बेसिकली तो 4 था, पर उसके अंदर देखो, बहुत ध्यान समझो, फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मैंने आपको समझाया था, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जरूरी नहीं है कि अपनी वर्क को स्टोर कराए, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ साथ मैंने लिख कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। समझ पा रहे हैं? अब इस वाले पूरे फैमिली का हमें कुछ अलग से नाम देना पड़ेगा। क्यों? पुराना नाम से काम नहीं चला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कभी तो वर्क स्टोर कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए फिजिक्स में फिर से फोर्स को डिफाइन करना पड़ा, नया नाम देना पड़ा। अब नाम दिए क्या? वो नाम दिए कि भाई ये अपनी चीज को बर्बाद नहीं करता है, अपनी चीज को स्टोर करके रखता है। जब भी कोई चीज स्टोर रहता है, खत्म नहीं होता, उसके लिए फिजिक्स में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ याद आया? तो इन फोर्स का नाम क्या रख देते हैं?
कंजर्वेटिव फोर्स, नाम क्या रखते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और जो अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देगा उसका नाम क्या रखेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। तो इन सभी का नाम क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव। अभी इसकी प्रॉपर्टी लिखाएंगे जो आपने पढ़ा है 11-12 में कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता नहीं करता, वो सब अच्छी बात है, पर कंसेप्ट समझने के लिए ये बात बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जो अपने वर्क को कंजर्व रखे, अपनी एनर्जी को कंजर्व रखे। बात समझ पा रहे हैं? बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां का पहला कंडीशन ही होगा कि जब भी ये वाला फोर्स नहीं वर्क करे तभी एनर्जी कंजर्व रहता है, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही, ठीक है ना? तो आप हेडिंग बनाइए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फोर्स लिख लिए हैं तो अलग अलग नाम दे दीजिए। पहला लिखिए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में लिखिए अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव a force is said to be conservative if the work done by the force if the work done by the force is conserved, work done by the force is conserved, ब्रैकेट में लिख लो स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। यही जो स्टोर होता है यही एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी, जो मुझे आपको सिखाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां होता है? कंजर्वेटिव फील्ड में। बाद में ना फोर्स जो है ना उसको फील्ड के रूप में पढ़ेंगे, फोर्स फील्ड पूरा नाम होगा और इसका नाम हो जाएगा कंजर्वेटिव फील्ड। पर अभी बस इतनी बात समझिए कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यही चार फोर्स आपकी सिलेबस में, यही चार फोर्स है फिजिक्स में, यही चार कौन कौन? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक में पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी आएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, स्प्रिंग फोर्स। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में ये चार फोर्स जो है जब भी वर्क करेगा तो वर्क को बर्बाद नहीं करेगा किसी फॉर्म में, वो स्टोर ही रहेगा और उसी स्टोर फॉर्म वो वर्क को हम लोग क्या बोल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये चारों जब भी वर्क करेगा तो वो वर्क स्टोर होगा और वो जो स्टोरेज हुआ उसी को हम लोग क्या बोल दिए? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने जो आपको 1 घंटा लेक्चर दिया और इस लेक्चर जो मेरा स्टोर हुआ वही मेरे लिए तो पैसा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? आइए दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए द वर्क डन बाय इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मान लो कोई पाथ सर्कुलर मोशन में चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है। अब हम जानते हैं कोई भी बॉडी है, कोई भी मोशन कर रहा है, उस पर जरूरी है एक फोर्स लगेगा, बहुत सारा लग सकता है, बहुत सारा लग सकता है कंडीशन पे। मुझे अब इसमें से एक फोर्स देखना है जो फोर्स है कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव। अब मुझे मालूम है यही कंजर्वेटिव जो वर्क करेगा वही क्या बनने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी। अब सर्कुलर मोशन है, इसको रास्ते से मतलब नहीं, तो मैं क्या देखूंगा? ये इनिशियल पोजीशन, यही क्या है? फाइनल पोजीशन। तो क्या इसमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट दिखेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा तो वर्क भी नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स का जब भी राउंड ट्रिप होगा तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। पर फ्रिक्शन फोर्स का 0 नहीं होगा। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रहा है, बोलेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, तो 0 नहीं बताएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों? उसका रास्ते भर वो खर्च करते गया है, समझ पा रहे हैं? वो रास्ते भर हीट बनाते गया तो उसका तो एनर्जी यूज हुआ है, वेस्टेज हुआ है। क्लियर है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार देकर लिख लीजिए, लिख लीजिए वर्क डन इन, मतलब सारा बात कंजर्वेटिव के लिए ना, शुरू में हेडिंग दे ही दी है।
तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। बस पॉइंट वाइज लिखते चल जाइए। इसका राउंड ट्रिप पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, इन सारी फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अभी आप सेंट्रल फोर्स से कंफ्यूज हो जाओगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में उसको बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन इसको ना मैं बाद में भी लिखाऊंगा, पर अभी भी लिख लीजिए। व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क, when only conservative force is doing work, then kinetic energy and potential energy, can be changed individually, but their sum, बैक लिखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सारा काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। बट देयर सम रिमेन कंजर्व या रिमेन कांस्टेंट। This is known as conservation of energy, conservation of mechanical energy. This is known as conservation of mechanical energy. This is known as conservation of mechanical energy. This is known as conservation of mechanical energy. क्या कुछ कहानी समझ में आ रहा है आपको? मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलकर कांस्टेंट कब रहता है? जब सिस्टम में सिर्फ कौन काम करे? हेलो, सिस्टम में कौन काम करे? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो सकता है। अब नॉर्मल तो कभी अवॉइड नहीं कर सकते ना, बॉडी में नॉर्मल तो हमेशा होगा, लेकिन उसका वर्क 0 होना चाहिए, उसका वर्क नहीं होना चाहिए। वर्क डन जो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स का। इस कंडीशन में बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ये कांस्टेंट होगा। हाँ, इंडिविजुअली बदल सकता है। कभी मानो पोटेंशियल कम होगा तो उस समय काइनेटिक बढ़ जाएगा, कभी काइनेटिक कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बस समझ पा रहे हैं? पर दोनों मिला देंगे तो टोटल हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को बाद में बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है नहीं मेरी बातें? आइए लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। द वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिवर्सेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो मैं हूं कंजर्वेटिव फोर्स, या एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल समझो, आपको माइंड में बैठेगा। जैसे मानो मैंने आपको लेक्चर दिया, ठीक है, आपने मुझे क्या दिया? पैसा दिया, दिए या नहीं दिए? दिए। अब उस पैसे से मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूं, मैं भी ये पैसा देकर किसी से लेक्चर ले सकता हूं। हेलो, ले सकते या नहीं ले सकते? मेरा भी मन हो जाएगा कि चलो मुझे भी फिजिक्स का लेक्चर पढ़ना है, आपने जो मुझे पैसा दिया मैं किसी टीचर को दूंगा, मैं भी क्लास में बैठ के सब पढ़ सकता हूं। तो बताओ ये जो मेरा वर्क है ये रिवर्सेबल है या नहीं है ना? बाद में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इसी को बोलेंगे क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस, जो कंप्लीटली रिवर्स किया जा सके, ठीक है ना। पर कुछ वर्क है जो रिवर्स नहीं होगा। अब मैं इंस्टाग्राम चलाया 1 घंटा, अब बताओ उसको रिवर्स कुछ कर सकते हैं क्या? उसको आप रिवर्स कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये जो है, ये वाला वर्क डन जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है, ये रिवर्सेबल होता है। क्या रिवर्सेबल? बहुत ध्यान से समझिए। जैसे ये बॉडी यहां है, इसमें मैंने थोड़ा वर्क किया, उठाकर यहां लेकर चला गया, तो इसमें यहां ले जाकर क्या स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से समझना।
अब मैं अगर छोड़ दूं तो वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से वर्क करके देगा, इसको फिर से वापस नीचे ला देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो फिर से रिवर्स हो गया ना। पर फ्रिक्शन के साथ ऐसा नहीं है कि यहां से वहां ले गए बॉडी, फ्रिक्शन एनर्जी खर्च किया, छोड़ दोगे तो फ्रिक्शन उसको वापस ला देगा। हाँ, स्प्रिंग ले जाओगे तो स्प्रिंग ला देगा, इसीलिए स्प्रिंग क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। पर फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉर्मल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो, क्या मेरी बात समझ पाए? चलो आगे बढ़ो, नॉन कंजर्वेटिव शुरू करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव शुरू करते हैं, लिख लीजिए। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done by it is not conserved, ब्रैकेट में लिख लो, not stored, is not conserved or simply not conserved, ब्रैकेट में क्या लिखे? not store, उसका लिखिए और simply wastage in the form of heat। देखो हम लोग सिर्फ हीट बोलते हैं, हालांकि हायर क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा वो एनर्जी बहुत फॉर्म में वेस्टेज होता है। साउंड भी क्रिएट होता है, साउंड भी एक एनर्जी है, हीट के फॉर्म में भी होता है, बहुत सारे फॉर्म में वो एनर्जी वेस्टेज होता है। ठीक है ना? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो वर्क क्या होगा? स्टोर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वेस्टेज हो जाएगा। किस फॉर्म में? अभी के लिए हम बोल देंगे हीट के फॉर्म में, क्योंकि हीट ही एक अपनी सिलेबस में है। बाकी उस साउंड में भी जाता है, वाइब्रेशन में जाता है, बहुत सारे फॉर्म में जाता है, पर मेजर एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये पाथ पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन बाय इट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वर्क डन बाय इट इज डिपेंड अपॉन, work done by it is depend upon the path between initial and final position, the path between initial and final position, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो रास्ता है, जो पाथ है, उस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है ना? आगे बढ़े। ठीक है, अब सब जस्ट उसका उल्टा है। जैसे इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हो, वर्क डन इन क्लोज पाथ, लिख लीजिए, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। जैसे वहां पे क्लोज पाथ में जीरो हो गया था, सर्कुलर मोशन में ये जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? क्लोज पाथ समझ पा रहे हैं ना? राउंड ट्रिप, हेलो, क्लोज पाथ समझ पा रहे हैं? राउंड ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट बहुत मुश्किल से होता है। जैसे बताओ, नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है क्या? हर जगह वैल्यू सेम होता है, अलग होता है? अलग होता है ना। कभी mg बराबर होता है, कभी mg cos थीटा के बराबर होता है, कभी mg और कुछ में जुड़ जाता है। बस समझ पा रहे हैं? पर क्या ग्रेविटेशन फोर्स को बदलते देखे हो? वो हमेशा mg होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ोगे तो हमेशा k q1 q2 बाय r स्क्वायर होगा। ग्रेविटेशन फोर्स का दूसरा फॉर्म पढ़ोगे mg, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स ना मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ फ्रिक्शन होता है वेरिएबल kx, पर नॉन कंजर्वेटिव जो है ये जो है ना ये ज्यादातर वेरिएबल ही रहता है। अच्छा, वेरिएबल में ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। बॉडी धीरे चल रहा है तो अलग वेलोसिटी होगा, ज्यादा चल रहा है तो अलग वेलोसिटी होगा। हाँ, फिर फ्रिक्शन इसका अपोजिट है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, लिखिए इस पॉइंट को। देखो मैंने पहले लिखा रहा हूं जनरली, मतलब हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। लिखिए, जनरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट। एग्जाम्पल में लिखिए, अब हर नहीं है। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ, क्या वेलोसिटी डिपेंडेंट है? लो,
काइनेटिक फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है। क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? भाई डाउट हो रहा है आप लोग, हाँ ना तो बोलो। नहीं करता है ना, तो इसीलिए मैंने पहले जनरली लिखा दिया, है ना। पर ये करता है बहुत सारा। एग्जाम्पल लिखो, इसलिए मैं इसमें एग्जाम्पल लिखा, तो एग्जाम्पल लिखो, है ना। एग्जाम्पल लिखिए, विस्कस फोर्स। जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो इस वहां पर विस्कस फोर्स पढ़ेंगे, रो ए बी स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। कोमा ड्रैग फोर्स, एयर का जो ड्रैग होता है ना, ड्रैग फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को नहीं करना है। तो ये दो फोर्स है मेनली जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर सब नहीं करेगा, आपको पता है, फ्रिक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, द वर्क डन बाय इट इज नॉट कंप्लीटली रिकवर या रिवर्सेबल। द वर्क डन बाय इट इज नॉट कंप्लीटली रिवर्सेबल। थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकते हैं पर कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए आधे घंटे से हम लोग सिर्फ एनर्जी की थ्योरेटिकल बातों पे चर्चा किए, क्यों? क्योंकि इतनी चीज ही है एनर्जी का। अब मुझे बताइए, क्या आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव माइंड में क्लियर है? लो, अब भूलेंगे तो नहीं। मेन उसका सोल, उसका सेंटर क्या है? जो फोर्स का वर्क कंजर्व होगा, वेस्टेज नहीं जाएगा, वो कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव। अपनी सिलेबस में कौन कौन सा ऐसा फोर्स है? ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है ना? बस इतना ही फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा अपने सिलेबस में? फ्रिक्शन और नॉर्मल। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा दो और मैंने अभी नाम लिखा है, कौन कौन सा? ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स। ये दोनों जो है ड्रैग और विस्कस, ये किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। और फ्रिक्शन और नॉर्मल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए, तो अब यहां पे हमारा ये जो टॉपिक था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ये खत्म हुआ। अब फिर से हम लोग वापस आएंगे, कहां पे आएंगे जी? पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा थोड़ा तब समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क। क्या ये बातें सही है? समझ पा रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है, वो वर्क स्टोर होता है, वेस्टेज नहीं होता है। और वही जो स्टोर हो जाता है उसी को क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क होगा तो पोजीशन चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। इसीलिए बोलते हैं कि एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन या एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ पाए? आए ना समझ में? ठीक। अब ना इसमें और भी ढेर सारी बातें करेंगे। तो अब फिर से आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड सिंबल है यू। पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड सिंबल है यू। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे? तो देखिए, वर्क डन जो स्टोर होगा वो थोड़ा सा यहां पे उल्टा फॉर्म में स्टोर होता है। तो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। देखो मैं ना कंजर्व लिख दिया, अब समझ आना कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रहा है। वर्क डन तो फोर्स ही करेगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान समझिए, वर्क डन क्या होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर क्या सबका वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन होगा क्या? हेलो, नहीं। किसका? सिर्फ कंजर्वेटिव का। तो अभी से जब भी वर्क लिखा जाए तो आप दिमाग बैठा लेना, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव की बात हो रही है। क्योंकि लिखते समय बार बार इसको लिखना पॉसिबल नहीं है। फिर जब तक मुझे याद रहेगा मैं तो लिखूंगा, पर आपको ये बात ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स should be equal to minus delta U, change in potential energy। ये ठीक है। अब हमें दो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी याद कर लेना है। किसका किसका? ग्रेविटेशन का और स्प्रिंग का। ये अभी तक तो यही पढ़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आएगा तो वहां पढ़ेंगे, और मैग्नेटिज्म जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहला पढ़ते हैं
इसका नाम है इलास्टिक। देखो जैसे है तो सब पैसा ही, पर थोड़ा कहीं कहीं नाम बदल जाता है ना, डॉलर, टका, रुपीज, है ना, ऐसा। तो जैसे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ना, उसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या सिंपल आप ये शब्दों में ना पढ़ें तो समझ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर की ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। आ जाइए, देखो चीजों को सिंपल रखेंगे। पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग, यहां तो यही बनेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिंबल यू। क्लियर है ना? ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है। आ जाइए जी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के? याद किए हुए, हाफ के, जल्दी बोलो, पहले कौन? इनिशियल, है ना? तो एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अच्छा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ओरिजिनल फॉर्मेट यही है फॉर्मूले का, पर आप में से कुछ कुछ बच्चे याद करके बैठे होंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। वो एक स्पेशल केस है जो वही यूज होगा मैक्सिमम टाइम। तो ओरिजिनल फॉर्मेट ये देख लिए। अब देखिए इसका स्पेशल केस करते हैं, और स्पेशल केस है पर ये ओरिजिनल ज्यादातर यही यूज होगा, स्पेशल केस। देखिए किसी चीज को मेजर करना है ना, किसी चीज को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक रिफरेंस मान लेते हैं, बोलते हैं वहां से जीरो मानेंगे। जैसे बहुत ध्यान समझिए, अगर मैं ना, मेरे मन में ऐसा हो, मुझसे कोई पूछे, मैं भी यहां हूं, कोई फोन करे कि मुझे बताओ ये कैमरा कितना दूरी पर है, तो मैं तुरंत बोलूंगा, मेरे माइंड में क्या आएगा, अच्छा इतना 1.5 मीटर या 2 मीटर, मैं बोलूंगा 2 मीटर पे है। कैमरा का डिस्टेंस हमसे पूछेगा, मैं क्या आंसर दूंगा? 2 मीटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा ये 2 मीटर पे है, ये सही है क्या? नहीं। अभी मैं यहां खड़ा हूं 2 मीटर पे, मैं वहां खड़ा होता अलग होता, मेरे से इसका अलग डिस्टेंस, आपसे इसका अलग डिस्टेंस। बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या किया, अपने आप को जीरो मान लिया कि मेरा डिस्टेंस जीरो है, यहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। समझ पा रहे हैं? तो किसी चीज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ओरिजिन मानते हैं, उसको क्या मान लेते हैं? जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो स्पेशल केस को बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये इसका मान लो नेचुरल लेंथ है या नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पोजीशन है ना, हम मानते हैं वहां पर इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये हम माने, इसको हम मान लिए क्या? जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? साथ में हम ये भी मान ले कि बॉडी मान लो यहीं पे शुरुआत में है, यानी स्प्रिंग का यही शुरुआत है, ठीक है, और यही इसका इनिशियल पोजीशन भी है, यही इसका इनिशियल पोजीशन है। और हम लोग मान लिए कि एट एनएलपी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। ये सब आपने माना है, स्पेशल केस एक बनाया है कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और वही हमारे लिए इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये सारी बात को माना जाए, इधर मिटाऊं, ये लिख लिए हैं, लो लिख लिए हैं, ठीक है, मैं सिर्फ इतना मिटाऊंगा, स्प्रिंग वाला भी करूंगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला है उसमें हाफ के एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा जी? जीरो होगा ना। अगर नेचुरल लेंथ पर हो तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गया? जीरो हो गया ना। माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा एक्स फाइनल को एक्स मान लो ये फाइनल पोजीशन,
और यहां से यहां की डिस्प्लेसमेंट को हम x मान लिए, तो फाइनल को मैं x मान दे रहा हूं, इक्वल टू माइनस u फाइनल माइनस इनिशियल 0, क्योंकि 0 इनिशियल पोजीशन पर 0 था। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे? जब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी मिला ऑफ स्प्रिंग वो क्या मिल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपको याद भी रखना है, बहुत बच्चे 11 12 में इसको याद भी कर लेते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर है, पर ओरिजिनल फॉर्मेट ये है, ठीक है। पर ठीक है, हम लोग उसी को अभी काम चलाएंगे, जनरल केस में ऐसा ही होगा, स्प्रिंग का इनिशियली नेचुरल लेंथ पे ही रहेगा। पर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इनिशियली बॉडी 2 मीटर स्ट्रेच में है, उसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी है, उसको 10 मीटर स्ट्रेच किया तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तब इससे काम चलेगा क्या? तब यहां पे लगाना पड़ेगा, जब इनिशियल पोजीशन फाइनल दिया है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तब आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। पर जनरल केस में इससे फॉर्मूला चल जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अभी से स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, याद रहेगा ना? जो बच्चा नहीं बोला मैं सर फोड़ दूंगा, एकदम पूरा बोल। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ पा रहे हैं? और जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस याद रखना है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी भी सीख लेते हैं, जो कि कौन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। आइए हेडिंग बना लेते हैं, जैसे ये बना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या बना लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। शॉर्ट में मैं जीपी बोल रहा हूं, हालांकि देखो सबको ना आप आंख बंद करके सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, बस नाम पहले से लग गए। ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी है तो नाम रखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लग गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का है, बस उसका नाम रख दिया। पर सबको सिंपली आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। आ जाइए, तो यहां पे भी वही लगाते हैं, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स should be equal to minus of change in potential energy। यही ना ओरिजिनल फॉर्मूला, तो यही बनेगा यहाँ पे, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही बनेगा। इसको और अच्छे से लिखना है तो लिख दो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अच्छा, इस माइनस को आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट भी कर दीजिए, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक। इसीलिए कई बार क्या होगा ना आपको कि पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा, इनिशियल और फाइनल बोलेगा वर्क डन बताओ, तो वहां हम आपको फॉर्मूला बोलेंगे वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन है, ये यहीं से आता है। मेरी बात समझ पा रहे? ओके, अब देखो जनरल फॉर्मूला तो ये है, अब इसका भी एक स्पेशल केस बनाते हैं, इसका भी एक स्पेशल केस बनाते हैं। अच्छा, ये केस तो स्पेशल ऐसा है कि एक ही चैप्टर बाद खत्म हो जाएगा, जैसे पोटेंशियल ग्रेविटेशन चालू होगा। हम मान लेंगे कि एट सरफेस हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, होता नहीं है, बस हम मान लिए एक रेफरेंस के लिए। जैसे वहां पर क्या माने थे, इनिशियल पोजीशन जो नेचुरल पोजीशन, वहां पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। यहाँ पे क्या मान लेंगे, कोई बॉडी का सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। समझ पा रहे हैं? और यही हमारा इनिशियल पोजीशन भी, और यही हमारा इनिशियल पोजीशन भी, ठीक।
अब कोई मास है m मास, इस पे हम ना ये मास यहां से यहां तक जा रहा है, मान लो h हाइट जा रहा है, और ये फाइनल पोजीशन। अब यहां पर देखो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितना होगा mg। अब यहां पर ये फॉर्मूला लगाइए। अब यहां पर जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, मुझे बताइए ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन यहां पे mgh या माइनस mgh? अरे भाई mg नीचे डिस्प्लेसमेंट पर, समझ पा रहे ना, तो माइनस mgh इक्वल टू, देखो इनिशियल कितना 0, इनिशियल पोजीशन कितना 0 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे चाहिए, ये क्या बन गया माइनस mgh इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल, ये कैंसिल कर दो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया mgh। क्या यही फॉर्मूला आपको याद था पहले से भी? ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला याद था आपको mgh? वही था कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ले जाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, बिल्कुल सही याद था। पर हमें यह भी समझना है कि यहां पर कुछ एजम्पशन है कि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, जब ग्रेविटेशन पर आएंगे तो हम निकालेंगे सरफेस पे 0 नहीं होता, 0 तो जाकर उसके सेंटर पे होगा। आइए, पर इस चैप्टर के लिए ये हमें याद रखना है। चलिए आ जाइए, अब ना क्वेश्चन करने की बारी आ गई। अब एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं ना पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स और फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में 2 ही पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, स्प्रिंग का मिले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ kx², और ग्रेविटेशन का मिलेगा तो mgh। क्लियर है ना? पर इसमें वही ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बैक टू ओरिजिनल, समझ पा रहे हैं? ये एक स्पेशल केस है, कभी कहीं पे कंफ्यूजन हो प्लस लें माइनस लें क्या होगा नहीं होगा, तो ओरिजिनल पे आ जाइए। जो भी चीजें ओरिजिनल यही है, जिस भी फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उसका वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना? आइए एक क्वेश्चन करते हैं, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं इक्विलिब्रियम पे आऊंगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। दिया हुआ है a potential energy due to conservative force, potential energy due to conservative force F equal to xi cap plus yj cap at origin is 1 joule, at origin is 1 joule. Find its potential energy at, find its potential energy at 2,4, at 2,4। कहानी को समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि जब अपनी ओरिजिन पे था तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था 1 जूल। तो बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो ये कोई स्टैंडर्ड स्पेशल केस इसमें काम नहीं करेगा, ओरिजिनल फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। अब बोल रहा है इसको ओरिजिन से कोई उठा कर कहां लेकर चला गया, यहां पर 2,4 पे, है ना, एक्स एक्सिस में 2 चला, वाई एक्सिस में 4 चला। कौन उठा कर ले गया जी? कंजर्वेटिव फोर्स। कहां है वो फोर्स? ये है एक्स आई वाई जे। अब आपको बताना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे बैक टू ओरिजिनल। जब कुछ भी फॉर्मूला काम नहीं करे तो ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है वर्क डन। अब कंजर्वेटिव में नहीं लिख रहा हूं, इस माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी ये राइट हैंड साइड का आपको टेंशन ही नहीं। अब वो टेंशन किसका है?
लेफ्ट का। और वर्क डन तो पूरा 4 क्लास सीखे, तो निकालिए जल्दी से। ये फोर्स लग रहा है, ओरिजिन से 2,4 तक ले जाने में कितना वर्क लगेगा बताओ। ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आधे बच्चे इससे ही नहीं समझ में आ रहा। हे मानव, महामानव, दिव्य आत्मा, ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। समझ पा रहे ना? वेरिएबल में कैसे निकालते थे? एफ डी एस से। समझ पा रहे ना? उसमें क्या करते थे, अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो एक्स वाला को एक्स से, वाई वाले को वाई से। समझ पा रहे ना? तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला वर्क डन का? बोलो। लो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, कुछ याद है? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई, कुछ याद आया? किए ऐसा क्वेश्चन भाई? आप ही किए, आप ही की नोटबुक में है, बस आप भूल जाते हैं। जल्दी करें, जल्दी करें, बस इसकी वैल्यू निकालो उधर को। लिमिट भी यहां रख देंगे। एक्स कहां से कहां तक गया जी? ओरिजिन से 2 तक, तो एक्स में 0 से 2। वाई कहां से कहां तक गया? ओरिजिन से 4 तक, तो 0 से 4। एफ एक्स का मतलब क्या है बताओ यहां पर? एक्स। एफ वाई का वैल्यू कितना है यहां पर? वाई, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2। कितना ही आसान। 10 आया। चलिए, मैं आप लोगों के उम्मीद पे छोड़ रहा हूं। 10 ये माइनस, देखो ये तो फाइनल आपको निकालना ही है, माइनस इनिशियल 1 जूल दिया हुआ है, तो 10 इस ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस फाइनल, ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना? तो देखो इसको इधर लेकर आ जाइए, ये प्लस में आ गया, यहां तो 1 है ही, और 10 इधर चला गया माइनस में, ये हो गया -9 जूल। -9 जूल क्यों हो गया? क्योंकि उसने खुद की एनर्जी से वर्क किया है। ये एनर्जी जो है उसके खुद का है, इसीलिए उसकी एनर्जी क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना? क्या आपको मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, जो भी हो, ये 10 एक बार चेक कर लो, सही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे पास आंसर नहीं है, तरीका आप सीख गए, ठीक है। अभी क्या था क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन क्या था? एक फोर्स गिवन था, ठीक है? अभी क्वेश्चन था फोर्स आपका गिवन था, है ना जी? फोर्स गिवन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और पूछा आपसे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू आपको फाइंड करना था। यू आपको क्या करना था? फाइंड करना था। आपका अप्रोच क्या था? आपका अप्रोच क्या था? आपका अप्रोच था कि ये निकाल लेंगे वर्क डन, और वो हो जाएगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो डिपेंड करेगा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। समझ पा रहे हैं? एक छोटे से के लिए कर लेते हैं हम लोग। अगर छोटा के लिए करना है तो हम बोल सकते हैं एफ डॉट डी एस या एस, जो भी बोलिए, शुड बी इक्वल टू माइनस डी यू। छोटा है तो मैं छोटे में ले लिया, और अगर पूरे का करना है तो इंटीग्रेशन वगैरह कर दिए, यही ना किए अभी। अब एक इसका उल्टा अप्रोच भी करेंगे, ये तो हम लोग किए, अब इसका उल्टा अप्रोच, वहां पे बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, जबकि जस्ट कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, क्वेश्चन यही आता है बार बार, पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो और फोर्स आपसे पूछ लो, और वही फोर्स बाद में इक्विलिब्रियम बताएगा जब फोर्स 0 होगा, और आपसे बोले कि एफ मुझे फाइंड करके बताओ, फोर्स फाइंड करके बताओ, तब हमारा अप्रोच क्या होगा? ध्यान देखिए, कोई भी अप्रोच अलग नहीं, यही अप्रोच है, सेम यही तरीका है। हम जानते हैं, हम बोल देंगे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर छोटे के लिए करना है तो हम लिख सकते हैं एफ डीएस। अच्छा, डीएस नहीं बोलकर मैं डी आर बोल रहा हूं। डी आर क्यों बोल रहा हूं? पोजीशन किधर भी हो सकता है, क्लियर है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन ही है ना? अरे बोलो ना। हाँ, डी आर क्या है? चेंज इन पोजीशन। मैं यहां लिख रहा हूं, ये है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इक्वल टू माइनस डी यू बोल दिया।
अब यहां से देखो फोर्स के लिए बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया? F इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। क्या ये आपको कुछ दिख रहा है? क्या ये दुनिया का हर फोर्स के लिए है? क्या ये दुनिया का हर फोर्स के लिए है? जल्दी से आना बोलो। नहीं, सिर्फ किसके लिए? कौन सा वर्क डन है? कंजर्वेटिव। कौन सा वर्क डन है? कंजर्वेटिव। यही मैं बोल रहा हूं। कई बार आपको बाद में ना बहुत कंफ्यूजन होगा कि कभी तो ये फॉर्मूला यूज होता है, कभी नहीं होता है। उसके पीछे रीजन है। ये आया जहां से है वो तो वर्क किसका है? कंजर्वेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, ओनली कंजर्वेटिव। अब बहुत ध्यान से देखिए, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ डी एस, वर्क का फॉर्मूला, पर अभी अभी सिर्फ मुझे जब एक्स डायरेक्शन का कर रहे थे तो फोर्स लिए थे एक्स डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट क्या लिए थे? एक्स डायरेक्शन का। याद आ रहा है? जब वाई डायरेक्शन का करना था तो क्या किए थे? एफ वाई डी वाई। सेम इसी तरीके से जनरल फॉर्मूला तो ये है, पर मुझे फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन निकालना है तो मैं करूंगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। मुझे सिर्फ वाई डायरेक्शन करना है तो क्या करूंगा? माइनस डी यू बाय डी वाई। सिर्फ जेड डायरेक्शन करना है तो क्या करूंगा? माइनस डी यू बाय डी जेड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जनरल फॉर्मूला तो ये है, पर यूज जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। मान लो आपको एक्स डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो आप बोलोगे माइनस डी यू बाय डी एक्स। आपको वाई डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो माइनस डी यू बाय डी वाई। आपको अगर जेड डायरेक्शन का फोर्स चाहिए बोलोगे माइनस डी यू बाई डी जेड। और कोई बोले नहीं मुझे सारा फोर्स बताओ, तो आप तीनों अलग से निकालोगे और बोलोगे कि फोर्स वेक्टर है एफ एक्स, जो वैल्यू ये आया आई कैप लगा देंगे, प्लस ये जो आया जे कैप लगा देंगे, प्लस ये जो आया के कैप लगा देंगे। मुझे एक बार जवाब दीजिए, सर के कितने फीट ऊपर से निकल गया आपको समझ में नहीं आया? लो 2 फीट ऑप्शन ए, 4 फीट ऑप्शन 2, कुछ पता ही नहीं चला ऑप्शन। ये क्वेश्चन अभी किए थे ना, इसी का रिवर्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये भी आता है पर रिवर्स ज्यादा आता है, जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा और पूछेगा क्या? फोर्स। तो कैसे निकालोगे? ये लॉजिक से, अब डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं, ये फॉर्मूला समझ जाओ। समझ आया कैसा है? मैं वो बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला है, पर एक साथ तीनों नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये कैसे करेंगे? जब मुझे एक्स डायरेक्शन का चाहिए तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स में। वाई में चाहिए तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वाई में। जेड में चाहिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जेड में। जब तीनों मिल जाएगा तीनों लिखकर बता देंगे टोटल फोर्स। अब बहुत ध्यान समझिए, ये जो डिफरेंशिएशन है ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उस समय आपके लिए y और z कांस्टेंट होगा। जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस समय x और z कांस्टेंट होगा, और जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस समय x और y कांस्टेंट होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, मैं इस बात को लिख दे रहा हूं। इस समय ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस समय x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y एंड z ये हमारा कांस्टेंट है। मुझे दूसरा कलर लेने दो। इस समय आपका y एंड z दिख रहा है ना सभी को पीछे? y एंड z इस समय आप क्या लेंगे? कांस्टेंट। किसके लिए बातें हो रही है? ये बातें हो रही है जब आप x में कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? यहां देखो, इस समय जब y में कर रहे हैं तो x एंड z इसको आप कांस्टेंट लेंगे, इसको आप क्या लेंगे? कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये किसके लिए बातें हो रही है? ये बातें हो रही है y के लिए। क्लियर है? जब आप z में कर रहे हैं, जब आप z में कर रहे हैं, बताओ जब z में डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या करोगे? पार्शियल में
एक्स और वाई कांस्टेंट होगा आपका। इस समय एक्स एंड वाई को जस्ट लाइक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन में, अगर अकेले है तब जीरो और किसी के साथ है तो एज इट इज रह जाएगा। जैसे बताओ सिर्फ 5 का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो, और 5x का मतलब 5x स्क्वायर होता है, 5 ही रह जाता है, डिफरेंशिएशन किसका होता है, एक्स स्क्वायर का 2x। समझ पा रहे हैं? तो सेम इसी तरीके से करेंगे। x यहां पर जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स वाई जो है एक्स स्क्वायर छोड़ दो, x है x छोड़ दो, y है y छोड़ दो, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, और अकेले है तो उसको जीरो कर देंगे। तो x एंड y आपके लिए हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये सारी बात ध्यान रखें। एक क्वेश्चन करके मैं आपको छोड़ दूंगा। आई होप आप बुद्धिमान हो चुके हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, potential of energy of body is given by 3x squared y. Find force, simple, conservative force या force। ठीक, अब करो जल्दी से। क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस du बाई dx, और जब x में कर रहे होंगे तो y और z को जस्ट लाइक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक बार z के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब तीनों मिल जाएगा तो तीनों को साथ में बोल देंगे, इतना i कैप प्लस इतना j कैप प्लस इतना k कैप, या माइनस है जो भी है। अच्छा चलो मैं सॉल्व भी कर रहा हूं, बहुत बच्चों को दिक्कत भी होगा। आ जाओ, पहला स्टेप क्या करेंगे जी, x डायरेक्शन निकालेंगे, माइनस du बाई dx। बहुत ध्यान देखना, अभी क्या कांस्टेंट रखना है, y और z। आइए देखो, y हमारे लिए तो कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज ना रह जाएगा। अब बस होगा किसका, x का। x का क्या होता है 2x, हो गया 2x, यानी ये बन जाएगा 6xy। x डायरेक्शन में यहीं पर i कैप मान लेता हूं। ठीक है, एफ जेड, सॉरी जेड तो है ही नहीं, उसको करोगे क्यों, जीरो ही आने वाला। तो दूसरा है एफ वाई, यानी माइनस, अच्छा इसका ओरिजिनल सिंबल मैंने डी लिख दिया, ओरिजिनल सिंबल ऐसा होता है, इसको डो पढ़ते हैं, याद रखना है। पार्शियल का ओरिजिनल सिंबल ऐसा तेरा होता है, डो बोलते हैं, पर ठीक है, अपने को कोई बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है, अपने को तो सॉल्व क्वेश्चन करना। तो डी यू बाय या डो यू बाय डो वाई ऐसा बोलेंगे इसको। तो आ जाइए माइनस, बताओ अब कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, x और z। z तो है नहीं तो x कांस्टेंट रहेगा, 3 कांस्टेंट है, तो 3x स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट ही हो गया। बस होगा किसका, y का। y का डिफरेंशिएशन क्या, 1। अरे y का डिफरेंशिएशन कितना, 1। समझ पा रहे ना? तो बस यही आंसर हो गया, जे क्या। तो फाइनल फोर्स जो हमारा मिला वो कितना मिला, 6xy i कैप माइनस 3x स्क्वायर j कैप। अब यहीं पर कोऑर्डिनेट दे देता कि बताओ फोर्स कितना होगा एट 3,4, तो x और y का वैल्यू रख देते 3 और 4। समझ पा रहे हैं? माइनस कैसे आया, ये माइनस है ना जी, फोर ऊपर भी माइनस है तो उन लोग का 2 माइनस, सही इधर भी माइनस होगा फॉर्मूले में। समझ पा रहे हैं, कर पाएंगे? चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास इक्विलिब्रियम चालू करेंगे। आपका जो बेसिक था पोटेंशियल एनर्जी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आता कहां से किसी बॉडी में, उसको बेसिक कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स और फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, यही क्वेश्चन बनता है, वो भी मैंने आपको करा दिया। अब अगली क्लास थोड़ा ग्राफ का क्वेश्चन जो बनता है इक्विलिब्रियम से, पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम का रिलेशन, वो मैं करा दूंगा।